कोई भी अपराध जब आप करते हैं देन डेफिनेटली यहाँ पर ये जरूरी है कि आप गिल्टी माइंड हो, है ना, अब तभी जाकर वो क्राइम होगा। पर गुड फेथ में अगर हमने कोई चीजें की हैं और हम सामान्य तौर पर ये समझते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो विधि विरुद्ध नहीं है, लीगल है, सही है, और आप किसी की जान बचाने के लिए कर रहे हैं, तो क्या उस समय अगर उस व्यक्ति की डेथ हो भी जाती है किसी कारणवश, पर क्योंकि आप गुड फेथ में उस काम को करते हैं, तो यहाँ क्या आपको पनिश किया जाना चाहिए? नहीं। पर क्योंकि कई सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जहां पर कि हमें उन चीजों को जनरल एक्सेप्शन में रखना चाहिए। जैसे कल हमने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 76, जिसमें क्या था कि न्यायाधीश जब अपने काम को करता है तो क्या हम ये मान लेते हैं कि न्यायाधीश ने किसी को अगर पनिश किया है, जेल में डाला है या फांसी की सजा दी है, तो क्या उन्होंने कोई क्राइम किया है? अब उनके एक्ट को कहाँ रखा जाए? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट या इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट देना किसका राइट है? सिर्फ और सिर्फ जजेस का, ठीक, मजिस्ट्रेट का। अब अगर उन्हें ये राइट है तो क्या कोई उनके उस एक्ट को चैलेंज कर सकता है कि उन्होंने ये गलत किया है? नहीं। क्यों? दे आर डूइंग देयर ड्यूटीज, उनके पास के राइट है, ये पावर है कि वो ये करते हैं। तो जनरल एक्सेप्शन में वो सारी चीजें इंक्लूडेड हैं जो कि किसी क्राइम को क्राइम नहीं मानती हैं और क्राइम को नहीं है। अब जैसे मैंने कहा किसी को फांसी पर चढ़ा देना, जज को ये राइट है कि वह किसी व्यक्ति के लिए फांसी की सजा दे दे, अभी ये उनको पावर दिया गया है। पर इनडायरेक्टली वे में हम देखें तो क्या है कि वह व्यक्ति मींस ए नाम के जज ने बी को फांसी की सजा सुनाई, मतलब ए ने डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बी का की जान ले ली, अभी मैं ऐसा कहूं तो क्या ये सही होगा? भाई सामान्य तौर पे तो यही हुआ कि अगर ए ने इस तरह का जो जजमेंट ए ने दिया है, जो डिसीजन दिया है, अगर वो नहीं देते तो बी की जान नहीं जाती। तो क्या ए ने बी को इनडायरेक्टली उनकी जान ले लिया, उसकी डेथ कारित करना, उसकी मृत्यु कारित करने के पीछे ए का हाथ है? क्या इस तरह का क्लेम उस मजिस्ट्रेट पे लगा दिया जाए? क्यों अमिता? मैम क्वेश्चन क्या था मैम आपका? तो तुम ध्यान से सुन ही नहीं रही हो, तुम्हारे लिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा। नो मैम मैं सुन ही रही थी मैम, वो क्वेश्चन नहीं सुन पाई। क्वेश्चन मेरा ये है कि ए मजिस्ट्रेट है, उन्होंने बी के अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट का डिसीजन दिया है। अभी क्या मैं ये मान लूं कि ए के उस डिसीजन के कारण बी की मृत्यु कारित हुई है और इनडायरेक्टली उसका जो रीजन है वो ए है, ए मतलब मजिस्ट्रेट है? नो मैम, नो नो, मैम, क्यों क्यों? क्योंकि मैम वो मजिस्ट्रेट है ना, वो यस। जो क्राइम किया होगा हाँ, तो तो वो हमने कैपिटल। 77 में क्या देखा कि मजिस्ट्रेट अगर इस तरह का कोई एक्ट करते हैं तो वो क्या होगा? वह जनरल एक्सेप्शन का पार्ट होगा, ठीक है। डॉक्टर जब किसी पेशेंट को ट्रीट करता है, उसे ट्रीटमेंट देता है, उनकी सर्जरी करता है, उस टाइम पर वो उसके पेट पर चाकू लगाता है, उसे कट करता है, तो इट इज नॉट हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। वो क्या करते हैं उस टाइम पर उस मरीज की जान बचाने के लिए, उस सर्जरी अगर वो जरूरी है तो वो उसे करेंगे। अगर उस सर्जरी में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्या हम ये मान लें कि उस डॉक्टर के उस पर्टिकुलर एक्ट के कारण, एक्ट कौन सा? उस पेट पर चीरा लगाने के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु घारित हो गई? नहीं। 7 साल से कम का बच्चा अबोध है, नहीं समझता है। अब अगर उस बच्चे ने, उसके हाथ में पिस्टल है और एक और खिलौना पिस्टल जैसा ही है, पिस्टल को वो खिलौना समझ के शूट कर देता है अपने पिता पर। ये केस भी हुआ है कि 5 साल के बच्चे ने अपने पिता की वर्दी से पिस्टल निकाली थी और शूट कर दिया था और पिता की मृत्यु हो चुकी। इंडिया का ही ये केस है। अब क्या हम उस बच्चे को पनिश कर दें? नो। क्यों? क्योंकि ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ। ओके, मीन्स उसका मस्तिष्क अभी इतना परिपक्व नहीं है कि जिस एक्ट को उसने किया है उसे वो समझ सके। ओके, मीन्स ये जितने भी 2-3 मैंने एग्जांपल दिए, चाहे वो डॉक्टर का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे वो किसी जज का हो, या फिर मान लीजिए किसी ने किसी को इतना नशा कर दिया है, इतना नशा करवा दिया है कि उसे सेंस नहीं है। हम अपराध कब कर सकते हैं? जब हम उस कार्य को करने के बारे में समझ सके, हम क्या कर रहे हैं, वी शुड नो अबाउट दैट, तभी जाकर तो हम बोलेंगे कि ये क्राइम किया है। अभी इफ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, देन आई विल नॉट बी पनिश्ड। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है मैंने क्या किया है। मीन्स मेरा कंसाइन, मेरा सेंस, मुझे कॉन्शियस होना किसी एक्ट को करने के लिए जरूरी है। अगर मैं कॉन्शियस ही नहीं हूं तो क्या मुझे पनिश कर दिया जाए?
नहीं, मतलब हमने अपराध के बारे में ऑलरेडी देखा है कि अपराध अकेले मेंस्ट्रिया से नहीं बनता, उसके लिए आप मेंस्ट्रिया हो, फिर उस एक्ट को करने के लिए आपके पास और भी चीजें हो, प्रयास, तैयारी और उसका कमिटमेंट, उसे कमिट करना। तो ये चीजें जब तक नहीं है देन डेफिनेटली अपराध नहीं होता। तो जनरल एक्सेप्शंस ये हमें उन एक्टिविटीज के बारे में बताता है जो कई बार की जाती हैं पर वह अपराध नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें से वो जो अपराध को जो चीजें कंप्लीट करती हैं उनमें से कुछ चीजों की कमी है। वो चीजें कुछ भी हो सकती हैं, चाहे मेंसरिया हो, चाहे वो एक्ट हो, चाहे वो इंटेंशन हो, चाहे वो आपका प्रयास, तैयारी, कुछ भी हो सकता है। पर कहीं कुछ ऐसी चीजें डेफिनेटली होती ही हैं और अगर हम जनरल एक्सेप्शन नहीं होता तो बार बार हर एक कोई भी केस अगर होता, कोई भी घटना होती तो उन घटनाओं को समझने में बहुत दिक्कत होती। अभी जैसे मैंने कहा कि 77 हमारे पास ऑलरेडी है, इसीलिए जजेस के किए गए एक्टिविटीज पर कोई क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जजेस को ये पावर है, प्लस एक्सप्लेनेशन और जनरल एक्सेप्शंस में उन चीजों को डिक्लेयर कर दिया गया है कि जजेस जो भी काम करते हैं वो न्यायपूर्ण कार्य है। अपराधियों को सजा देना न्यायपूर्ण कार्य है, वो क्या कर रहे हैं, न्याय दे रहे हैं, देन डेफिनेटली उनका एक्टिविटी इसमें शामिल नहीं होगा। अगर ये इस तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाता, इस तरह से चीजों को प्रॉपर डिफाइन नहीं किया जाता, देन बार बार इस तरह के हर एक घटना के संबंध में इस तरह के क्वेश्चन अराइज होते कि चलिए अब 7 साल से छोटे बच्चे को, उसको तो समझता है और उसने एक क्राइम किया तो अभी उसे हम कहाँ रखें। देन ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दिया कि नहीं, इस तरह का क्राइम क्राइम नहीं है। इसीलिए जनरल एक्सेप्शन। अब जैसे उसका सबसे बड़ा पार्ट प्राइवेट डिफेंस, मुझे कोई मारना चाहता है और उसने मुझ पर अटैक किया, अभी मैं क्या करूं? क्या मैं पुलिस का वेट करूं कि पुलिस आएगी और मुझे बचाएगी? नो, है ना? इसीलिए तो ये अब अगर मैंने भी अटैक किया उसके ऊपर तो क्या होगा? मुझे सजा मिलनी चाहिए? नहीं, मैंने प्राइवेट डिफेंस में उस एक्ट को किया है, देन डेफिनेटली मुझे यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था, या प्रोटेक्शन नहीं मिला तो फिर मुझे पनिश तो एटलीस्ट नहीं किया जाए। तो इस तरह से यहाँ पर जनरल एक्सेप्शंस हमें क्लियरली ये वो सारी चीजें हमें प्रोवाइड करते हैं जो कि किसी भी सामान्य तौर से इस लॉ को एप्लीकेबल करने के लिए जरूरी है। अदरवाइज कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते, अदर एक्टिविटीज जितनी भी होती है उनमें कई तरह के इस तरह के क्वेश्चंस अराइज होते और बार बार इनका इंटरप्रिटेशन अलग अलग मैनर में किया जाता है। इससे अच्छा है एक बार हमें पता चल गया कि इतनी चीजें जो जनरल एक्सेप्शंस में बता दी गई हैं वो क्राइम नहीं है। इसीलिए जनरल एक्सेप्शन वाला साधारण अपवाद का जो आपका चैप्टर है वो इसलिए रखा गया है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था तथ्य की भूल और विधि की भूल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स और मिस्टेक ऑफ लॉ। मैंने क्लियरली आपको बताया है मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सेप्टेबल नहीं है पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट एप्लीकेबल होता है 76 और 79 में। सेक्शन फिर से मेंशन कर लीजिए, सेक्शन 76 और 79 में मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स को माना गया है। अंधेरे में भीड़ में अंधेरे में मुझे ऐसा लगा कि घर की झाड़ियों के पीछे कोई छुपा है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति मेरे घर में इंटर होने वाला है और वह मुझ पर अटैक कर सकता है, चोरी कर सकता है। अभी सेल्फ डिफेंस में मैंने एक लकड़ी उठाई और उससे उसके ऊपर वार किया, ठीक, दोनों चीजें यहाँ पर हैं। पता चला मेरा ही नौकर था जो कि ऑलरेडी कुछ उसके पीछे गया, मतलब ऑलरेडी वो किसी तरह की कुछ छानबीन करने या देखने के लिए गया था कि कोई दरवाजा तो खुला नहीं था, बट मुझे ऐसा भ्रम हुआ कि शायद वो कोई और है और मैंने उसके ऊपर लाठी से वार कर दिया। अभी मैंने क्या किया? ये क्या होगा? मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। उस घटनाक्रम में मैं नहीं समझ पाई उस अंधेरे के कारण कि वो मेरा ही नौकर है और जो कि खुद भी इस चीज की छानबीन कर रहा है कि क्या कोई है तो नहीं, या कोई चोर चोरी करने तो नहीं आया है। देन इस तरह का जो एक्टिविटीज है ये सारे कैसे होते हैं? जब हम किसी भ्रम में आ जाते हैं, जब हम किसी चीजों को गलत समझ लेते हैं, उस समय पर अगर कोई इस तरह की एक्टिविटीज हुई है पर उसके पीछे जो मेन रीजन है वो होना चाहिए गुड फेथ। गुड फेथ इसीलिए मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि जब भी हम किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं देयर मस्ट बी गुड फेथ। अगर गुड फेथ नहीं है देन आपका वो एक्टिविटी कंप्लीट नहीं माना जाएगा। 76 मिस्टेक ऑफ एक्ट, 76 के साथ मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स के साथ मिस्टेक ऑफ लॉ। शबीना शाह, शबीना आवाज आ रही है आपको मेरी?
यस मैम। शबीना, मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है बेटा? एनीवन एल्स? मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है ये मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया है। अगर आप लोगों को चीजें समझ नहीं आ रही हैं देन आप लोगों को मुझसे पूछना चाहिए। मैम कानून, हाँ शबीना बताओ बेटा। मैम आवाज कानून की तरफ से, मैम जो कानून की तरफ से गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, कानून की तरफ से त्रुटि या हो हम जाती कानून है। की तरफ से कर लेते हैं। ओके कोई और? मैम अगर मतलब हम किसी को, हम्म। मोनिका काकोदिया। नेहा चौहान। लॉ मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, डेफिनेटली कोई मिस्टेक हुआ है बट वो गुड फेथ में हुआ है। ओके मिस्टेक ऑफ लॉ, मैंने चोरी किया और मैंने जब मुझे अरेस्ट किया गया मैंने ये कहा कि मुझे तो विधि का ज्ञान नहीं था, विधि की अनभिज्ञता, मुझे नहीं पता है ये लॉ एप्लीकेबल है और मैं अब इस चीज का बेनिफिट लेना चाहती हूँ कि अरे मुझे नहीं पता था ये लॉ एप्लीकेबल है। और क्योंकि विधि की भूल, मतलब यहाँ पर आप ये विधि के बारे में किसी तरह की त्रुटि को पेश करें या आप ये बोलें कि नहीं मुझे तो नॉलेज ही नहीं था कि इस तरह का लॉ भी है और इसलिए मैंने इस तरह का एक्ट कर दिया, तो यहाँ पर इस तरह की चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, कंसीडर्ड नहीं होती हैं। 76 और 79 आपके दो सेक्शंस हैं जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेटेड हैं। सभी को स्क्रीन शो हो रहा है? कल हम लोगों ने पढ़ लिया था एक्ट डन बाय 76, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, है ना। और एक्ट ऑफ जजेस व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, जब कोई जज अपना पर्टिकुलर एक्ट करते हैं जो कि उनकी जुडिशरी से रिलेटेड है, उस समय पर अगर जो भी चीजें की जाती हैं वो जनरल एक्सेप्शंस में आती हैं, चाहे वो किसी भी तरीके क्यों ना हो। क्योंकि देखिए नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ जज व्हेन acting judicially in the exercise of any power which is or with in good faith he believes to be given to him by law। जो भी उन्हें लॉ ने जिस तरह का अथॉरिटी दिया है और वो इस तरह का जब एक्ट करते हैं, दिस इज नॉट क्राइम। 78 एक्ट डन pursuant to the judgment or order of court। अब जजेस ने जो ऑर्डर दिया है उसके आदेश को पूरा करने के लिए कोई कार्य किया जाता है तो क्या वह अपराध होगा? मजिस्ट्रेट ने कहा इसे हथकड़ी पहनाकर इसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए, किसी अपराधी के लिए 3 महीने की न्यायिक हिरासत में रखा जाए। तो उनके उस एक्ट को अब जजेस ने ऑर्डर दिया है तो जज तो उस पर काम नहीं करेंगे, उसका एग्जीक्यूशन कौन करेगा? उससे रिलेटेड अथॉरिटी। हथकड़ी पहनाने का काम पुलिस वाले करते हैं, लॉकअप तक ले जाने का काम, लॉकअप में बंद रखने का काम देन जुडिशियल कस्टडी में है, देन वहां के जेलर उसे कस्टडी में रखते हैं। ये सारी एक्टिविटीज क्यों की जा रही हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर उस तरह का जजमेंट दिया गया है और उस तरह के जजमेंट दिए जाने के कारण उस तरह का एक्ट किया जाना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर इस तरह का एक्ट किया जाता है, किसी के लिए वारंट निकालना, उसको गिरफ्तार करना, उसको गिरफ्तार करके लॉकअप में डाल देना, ये सारी चीजें क्या है? क्यों? क्योंकि इस तरह का ऑर्डर किया गया है और इस तरह का ऑर्डर अगर किया गया है देन डेफिनेटली उस तरह का एक्ट किया जाएगा और उसे हम ये नहीं मान सकती कि वो क्राइम है। क्या किसी पुलिस वाले ने किसी को अरेस्ट किया हम उसके अगेंस्ट जाकर खड़े हो जाए कि नहीं किसी को अरेस्ट करना क्राइम है? नो, दिस इज लॉ। और जिस पर्टिकुलर पर्सन के लिए हुआ है अगर उसके लिए वारंट निकलता है, गिरफ्तारी वारंट निकलता है, देन डेफिनेटली दिस इज आल्सो लॉ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस तरह का जजमेंट दिया गया है और उस तरह के एक्ट को किया जाना जरूरी है। तो इस तरह से अगर कोई एक्ट किया जाता है दिस इज नॉट क्राइम, वो जनरल एक्सेप्शन में आता है। जब 78 में भी आप लोग ने जो पढ़ा कि न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में अगर कोई कार्य किया जाता है
तो वह क्राइम नहीं है। उसमें वो सारी एक्टिविटीज आती हैं, किसी को जेल में बंद करके रखना, हथकड़ी लगाना, उससे सूचनाएं लेना, एकत्रित करवाना, साक्ष्य लेना, ये कुछ भी जो भी उस जजमेंट के अकॉर्डिंग किया गया है, इट इज नॉट क्राइम। ओके, वो जनरल एक्सेप्शन का पार्ट है। जनरल एक्सेप्शन मतलब साधारण अपवाद। हम किसी भी बैलिफ को ये नहीं बोल सकते, जैसे कि किसी की प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाती है, तो क्या वो ये बोलेगा कि मेरी प्रॉपर्टी क्यों अटैच कर ली गई, ये मेरा राइट है, मेरे राइट का वॉल्यूशन हुआ है? नो। अगर गवर्नमेंट ने अगर जो यहाँ पर न्यायालय ने इस तरह के आदेश दिए हैं, तो उस आदेश के अनुसरण में अगर इस तरह की एक्टिविटी की गई है, देन दिस इज नॉट क्राइम, वह जनरल एक्सेप्शन का पार्ट है। इसी तरह 79 और 76 दोनों आपके मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है। देखिए 79 क्या बोलता है, एक्ट डन बाय अ पर्सन justified or by mistake of fact believing himself justified by law। बिलीविंग हिमसेल्फ मीन्स अगर कोई भी कार्य विधि द्वारा न्यायानुमत, मतलब उसे ऐसा लगता है कि जो कार्य वो कर रहा है वह जस्टिफाइड है, सही है, पर तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। ए को ऐसा लगा कि बी चोरी करने वाला है या बी किसी को के ऊपर अटैक करने वाला है, उसने जबरदस्ती बी को पकड़ के रखा है, जब तक पुलिस नहीं आ जाए पुलिस को फोन किया, पुलिस को बुलाया और पुलिस को उसके हवाले कर दिया। बाद में पता चलता है कि जिस तरह के एक्ट का उसने उसे जिस तरह से फील हुआ कि इस एक्ट को किया जाना था, बी उस एक्ट को करने ही नहीं वाला था। सिर्फ क्या हुआ, किसी गलती के कारण, किसी गफलत के कारण उसे ऐसा लगा कि शायद बी सी पर अटैक करेगा, और ए ने बी को इतनी जोर से पकड़ कर रखा, पुलिस को कॉल कर लिया, पुलिस को बुला लिया, और पुलिस के आने के बाद पता चलता है कि बी का इस तरह का कोई इंटेंशन ही नहीं था, और ये प्रूफ भी हो जाता है। देन 79 के तहत यहाँ ए ने मेजर क्राइम नहीं किया है, मेजर इवन उसका जो फेथ था क्या था, यहाँ उसने क्राइम ही नहीं किया है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि यहाँ ए का ये इंटेंशन है कि वह बी को उस पर्टिकुलर क्राइम से करने के लिए रोके, जिससे कि उसे ऐसा लगा था कि इस तरह से किया जा सकता है। तो इस तरह के जो क्राइम होंगे वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में जाते हैं, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में इंडियन लॉ में हमें इस तरह के एक्ट जब किए जाते हैं तो यहाँ पर उसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड by law, or who by reason of a mistake of facts and not by reason of a mistake of law in good faith believes himself to be justified by law in doing it। 76 और 79 सिमिलर हैं, दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड, जो विधि द्वारा आबद्ध है, पहली चीज। और 76 में जो डिफरेंस है वो है जस्टिफाइड, सामान्य व्यक्ति, प्राइवेट। अभी आप लोगों ने सीआरपीसी जब आप पढ़ेंगे आपको एक क्वेश्चन सुनने को मिलेगा, क्या किसी सामान्य व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है? किसी को पता नो है? मैम, नो मैम। श्योर? यस मैम, पुलिस और सीबीआई को तो होता है। सामान्य व्यक्ति को किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है? मतलब नॉर्मल आदमी गिरफ्तार, मतलब नॉर्मल आदमी गिरफ्तार करे अनदर पर्सन को। हाँ हाँ हाँ। तुम्हारे सामने कोई क्राइम हो रहा है, तुम्हें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति इसका मर्डर कर सकता है, और तुम्हारे हाँ। सामने उसने शूट कर भी दिया और तुमने उसे पकड़ लिया है, तो क्या तुम अभी यहाँ पर उसे किसी कमरे में तुमने बंद कर दिया, तो तुम क्या ये नहीं कर सकती? यू हैव सीन ही हैज डन मैम मर्डर। कर सकती हूँ। यस। तो क्या होता है कि जब हम कई बार किसी तरह का एक्ट हम करते हैं और हमें ये फील होता है 79 में कि नहीं हम सही कर रहे हैं, हम जस्टिफाइड वर्क कर रहे हैं, हम ये कर सकते हैं, जैसे तुमने कहा तुम कर सकते हो, तुम्हारे सामने ए ने किसी को शूट किया और वो भागने वाला है, तुमने उसे पकड़ा और कमरे में बंद कर दिया और पुलिस को फोन किया, क्यों? ताकि उसे अरेस्ट किया जा सके। यस, यू कैन डू इट, है ना? तो यहाँ पर इस तरह के जब एक्ट किए जाते हैं, तो अगर अब इसमें कोई मिस्टेक हो जाए तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में चला जाता है। तो जब मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स का आप क्वेश्चन बनाते हैं तो 79 प्लस 76 दोनों को आप यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। ओके, मैम यस। मिस्टेक ऑफ लॉ की एक सिंपल लाइन में कैसे कहा जाएगा कि मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है? देखो, मिस्टेक ऑफ लॉ सिंपली ये है कि हम ये बोल दें कि हमें विधि की समझ नहीं है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दूं, कोई व्यक्ति रीमैरिज करता है और जब वो रीमैरिज कर चुका होता है और फिर ये बोलता है कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि रीमैरिज क्राइम है,
सेकंड मैरिज क्राइम है, मतलब ऑलरेडी उसकी पहली बीवी है और वो रीमैरिज कर लेता है, तो अभी वो बोलता है कि नहीं नहीं मुझे तो पता ही नहीं था कि ये क्राइम है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, हम किसी का मर्डर करते हैं और बोलते हैं अरे मुझे नहीं पता था कि ये क्राइम है? क्या हम ऐसा No, बोल ma'am. सकते हैं? एक होता है ना कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ, अभी यहाँ पर इग्नोरेंस या अनभिज्ञता, आपको नॉलेज नहीं है विधि का। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने कल भी ये पढ़ाया था, सिंपल सा ही है, बहुत लॉजिकल चीजें हैं ये यहाँ पर तोशिका। छोटे छोटे गांव में क्या किसी ने आईपीसी पढ़ा है? No, ma'am. No. सामान्य तौर पर भी क्या लोग आईपीसी को पढ़ते हैं? No, ma'am. No. क्या हमें बचपन से आईपीसी के सेक्शंस के साथ बढ़ा किया जाता है? No. है ना, मतलब आईपीसी क्योंकि हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ओके। पर साधारण तौर पे जब कोई व्यक्ति एडल्ट है, अनपढ़ है, उसे एक अक्षर पढ़ना भी नहीं आता है और उसने किसी के घर में चोरी की है, अभी जब उसे पनिश किया जाए तो क्या वो ये एक्सक्यूज ले ले कि आईपीसी के चोरी के सेक्शन में क्या डेफिनेशन है उसे नहीं पता है और मुझे नहीं पता था, मैंने आईपीसी नहीं पढ़ा है, देन मैंने ये क्राइम कर दिया? इज इट पॉसिबल? नो। क्यों? No, ma'am. सामान्य तौर पर हर व्यक्ति से, जो भी देश के नागरिक हैं, इवन व्यक्ति हैं, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि जो लॉ हमारे यहाँ पर एप्लीकेबल है हमें सभी को पता है ना। अब ये मान लिया, अभी आप देखते हैं ना अधिकार ये सूचना पत्र में डिक्लेरेशन किया जाता है, ऐसा नहीं है कि सब उसको पढ़ लेते हैं, बट सरकार अपनी तरफ से उसे करके फ्री है। क्यों? क्योंकि ये मान लिया जाता है कि जिस दिन कोई एक्ट एप्लीकेबल हुआ है उसे अधिपत्रित राजपत्र में डिक्लेयर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये मान लिया गया है कि आज से ये चीजें सभी को पता है। लॉकडाउन जब किया जाता है तो क्या घरों घर जाकर बताया जाता है कि आज से लॉकडाउन है? नहीं, एक डिक्लेरेशन निकाल दिया है, एक सूचना पत्र निकाल दिया है कि भाई आज से इस टाइम से इस टाइम तक ये रूल एप्लीकेबल होंगे। अब क्या घर घर जाके हम नहीं बांटेंगे पर्चे के, हाँ आज से ये स्थिति है देश की या शहर की? नहीं, मतलब सरकार अपनी तरफ से एक बार डिक्लेयर कर देती है। अब अगर सरकार ने हमारे ऊपर जो लॉ इम्पोज किए हैं, अब अंडरस्टूड है वो हमारे लिए कि अब वो हमें उन्हें मान लेना है, और मान लेने के साथ ये भी अंडरस्टूड है कि वो हम पर एप्लीकेबल है। अब हम उनका कभी ये बहाना नहीं ले सकते। लॉकडाउन में अभी कोई बाहर जाता है और ये बोल देता है मुझे नहीं पता था लॉकडाउन है, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि वी डोंट नो लॉ, व्हाट इज लॉ, वी कांट से इट, नेवर, चाहे कोई नया रूल भी क्यों ना हो। हथियार घर में आपने रख लिए, पुलिस पकड़ती है, हथियार घरों से निकले, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता था कि ये क्राइम है। बोल सकते हैं आप ऐसा? नहीं। No. हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि सच में लोगों को नहीं पता होता है और वो चीजें कर जाते हैं, पर और पुलिस ने अगर पकड़ा हो वो बोलते कि सच में हमें नहीं पता। जैसे मान लीजिए नशा, जैसे कि एक अफीम की खेती, राजस्थान के कुछ जिलों में बहुत कॉमन है अफीम की खेती करना, वहां पर लोग इस तरह की अफीम की खेती करते हैं, पर उससे जुड़े नॉर्म्स बना दिए गए हैं। अब अगर उस नॉर्म्स को आप फॉलो नहीं करते हैं, अगर मेरे घर से आज अफीम के 1 किलो बीज निकल जाते हैं तो मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेगा। अब मैं नॉर्मल गुड फेथ में भी रख लूं कि अरे मुझे नहीं पता, ये तो सिंपल सी सीड्स ही तो हैं खेती करने के लिए, अभी पुलिस मुझे अरेस्ट करेगा या नहीं? डेफिनेटली करेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि मुझे नहीं पता था। तो विधि की अनभिज्ञता को हम कभी भी उसका सहारा नहीं ले सकते। हम ये नहीं बोल सकते वी डोंट नो व्हाट इज लॉ राइट नाउ इन आवर कंट्री, और इसलिए हमें छूट दे दी जाए कि हमने जो एक्ट किया है उसे आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट की कैटेगरी में लेके हमें पनिश न करें, वी कांट से। पर हाँ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स डेफिनेटली होता है। कई बार गलती से चीजें हो जाती हैं, कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, पर उसके लिए आपकी मानसिकता मींस आपका इंटेंशन बहुत 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 मैटर करता है। अगर आप गुड फेथ में किसी काम को करते हैं तो आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट में बच सकते हैं, पर अगर आप गुड फेथ में नहीं करते हैं, जानबूझकर पॉइजन और दवाई को साथ में रखा गया सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति गफलत में आकर, गलत फहमी में आकर उसके खाने में मिला दे, क्या होगा? यहाँ पर जिस व्यक्ति ने इस एक्ट को किया है वो इंटेंशनली है। अब अगर उसे किया जाता है तो डेफिनेटली वो क्राइम हो। ठीक है, अभी समझ आया मिस्टेक ऑफ Okay. फैक्ट्स और मिस्टेक ऑफ लॉ? Yes, ma'am. Ma'am, सभी इस को सेंटेंस इस
मतलब इसका सेंटेंस है, मिस्टेक मस्ट बी कमिटेड इन गुड फेथ। इसका मतलब सॉरी, कहाँ है, कहाँ पढ़ा तुमने? मैम ये इसमें डेफिनेशन दिया हुआ है 79 सेक्शन में, इंग्रेडिएंट्स में। एक मिनट, तुम मुझे पूरा रीड करके बताओ वो सेंटेंस। मिस्टेक आपका गुड फेथ था, आपका कहीं कोई इंटेंशन किसी को मार डालना, किसी को जानबूझकर कुछ गलत करना तो नहीं था, इसलिए यहाँ पर गुड फेथ को बार बार एप्लीकेबल किया गया है। और जब तक गुड फेथ के साथ मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स नहीं है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ इस वर्ड को इसीलिए मेंशन किया गया। हम कभी ये बोल दें कि नहीं हमें पता नहीं था कि गलतियां क्या की गई हैं, या उस गलती के पीछे आपका इंटेंशन क्या था, तो डेफिनेटली वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। आपका इंटेंशन के साथ गुड फेथ इंक्लूडेड है, यहाँ अलग से आपको उसके बारे में सोचना भी नहीं है। हाँ, अगर वो नहीं है देन वो गुड फेथ के साथ अगर एक्टिविटीज नहीं की गई है, एक्ट डन नहीं किया गया है, देन यहाँ पर वो एप्लीकेबल नहीं होगा। किसी और को कोई डाउट? 4 मिनट बचे हैं अभी। दिव्यानी, समझ में आया? यस मैम। किसी को भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए ये ऐसे पार्ट है आपका जो कि आपको ये क्लियर कर देता है। जैसे कोर्ट में भी इन चीजों का फिर फेवर लिया जाता है। जब कोर्ट में किसी भी केस का ट्रायल चलाया जाता है, उस टाइम पर ये देखा जाता है कि क्या कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है जो इस कैटेगरी को बिलोंग करती है। जैसे मान लीजिए जुवेनाइल ने किसी ने कोई क्राइम किया है, तो जुवेनाइल ने अगर किया है तो सबसे पहले क्या देखा जाएगा? अगर किसी जुवेनाइल ने कोई क्राइम किया गया है तो सबसे पहले क्या देखा जाएगा तोशिका? एज। एज। अब अगर वो उसकी एज 7 साल से कम है तो क्या होगा? अभी खैर आपने सेक्शन नहीं पढ़ा है, बट फिर भी 7 साल से कम के बच्चों को पनिश नहीं किया जा सकता। उनके द्वारा किया गया कार्य कोई भी कार्य क्राइम नहीं है, मीन सबसे पहले वो वही छूट जाएगा। तो जब भी कोई एक्ट होता है या कोई भी घटनाक्रम होता है या कोई क्राइम होता है, तो उससे के लिए जनरल एक्सेप्शंस को भी देख लिया जाता है कि क्या वो कहीं न कहीं किसी भी तरह से किसी जनरल एक्सेप्शन का पार्ट तो नहीं है। अगर है तो क्या उसे उसका बेनिफिट दिया जा सकता है? पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगा देन डेफिनेटली ही कैन, बट अगर वो नहीं है, मिस्टेक ऑफ लॉ है, तो नहीं, नेवर। एक सेक्शन और पढ़ सकते हैं हम इसमें जब तक। देखिए अभी हम लोगों ने 4 सेक्शन पढ़े हैं, 76, 77, 78 और 79। इन 4 सेक्शंस में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट जो है वो बहुत सिंपल सा है, एक्सीडेंट से रिलेटेड। कई बार क्या होता है, किसी भी एक्ट को जब हम करते हैं तो कोई ऐसा एक्ट हो जाता है जो कि विधिपूर्ण कार्य आप कर रहे हो और उसमें कोई एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होगा? वो एक्सीडेंट से मतलब यहाँ पर गाड़ियों वाला एक्सीडेंट नहीं है। जैसे इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ताकि कल ये 5 सेक्शन आप लोग पढ़ के रखें और मैं पूछूं तो आप लोगों को एटलीस्ट पता रहे। लकड़ी काटने वाला व्यक्ति कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा होता है और उसका कुल्हाड़ी का गुल्ला उछल के किसी व्यक्ति के गले पर जाकर लगता है और उसे भारी चोट आती है। अभी ये क्या हुआ? क्या ये सेक्शन 80 को बिलोंग करता है? नो मैम, ये तो मतलब एक्सीडेंटली हुआ है, को मिस्टेक से हुआ है, मतलब ठीक है, उसको अब हम पता नहीं था मिस्टेक ऑफ। अब हम क्या किसी को यहाँ पनिश, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स पे मत लो अभी इसे आप एक्सीडेंट 80 की कैटेगरी में रखो। देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, हर सेक्शन के साथ उसका घटनाक्रम जुड़ा है। 76 और 79 में मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स है, 80 में है किसी भी लॉफुल एक्ट को आप करते हैं देन एक्सीडेंट हो जाता है। एक्ट कौन सा है? लॉफुल है। लकड़ी का काटने वाले का काम ही लकड़ी काटना है। अब अगर वो लकड़ी काट रहा है और उस दौरान उसकी कुल्हाड़ी का गुल्ला उछलकर किसी के गले पर जाकर लग गया, उसका कोई मिस्टेक नहीं है उसमें, है ना? वो एक्सीडेंट बोलेंगे हम उसे, दुर्घटना हम बोलेंगे। दुर्घटनाएं सड़क पर होने वाली दुर्घटनाएं नहीं, आम तौर पर भी किसी काम को हम करते हैं तो वो दुर्घटनाएं होती हैं। अब इस तरह की दुर्घटनाएं हैं तो वो सेक्शन 80 की कैटेगरी में आती है।